वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। आज का एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के दरमियान कंपैरिजन करेंगे और उनमें हाई कोर्ट्स में गुजरात हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और फैसला बहुत ही शानदार है, जिसको सुनना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि किसी भी मुल्क में विक्टिम्स यानी जो मज़लूम होते हैं या जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, उनकी आखिरी उम्मीद उस मुल्क की अदलिया होती है और हिंदुस्तान में ये अदलिया सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट पूरे मुल्क के उन इंसाफ से महरूम लोगों की आखिरी उम्मीद के तौर पर उसको देखा जाता है, जिन्हें आम तौर पर हम कमज़ोर और मज़लूम तबक़ात कहते हैं। और सच्ची बात यह है कि नाइंसाफ़ी कमज़ोरों के साथ होती है, ताकतवरों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। इस ज़िम्न में मैं एक बात और अर्ज़ करता हूँ कि 6 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता रिटायर हुए। उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में बहुत सी बातें कही, जिस पर हम अपना एक एपिसोड पहले भी बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी जिसको आज मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का लीगल सिस्टम ताकतवरों और अमीरों की मदद करता है। तो आइए उनकी इस पॉइंट को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जायज़ा लेते हैं कि इस वक्त मुल्क भर में जो सड़कों पर मज़दूर परेशान हैं। बताया जाता है कि जो माइग्रेटेड मज़दूर हैं, यानी अपनी अपनी मंजिलों से दूसरी जगह जाकर, अपने होम स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर जो मज़दूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यौमिया उजरत पर या तनख्वाह पर और बहुत कम तनख्वाहों पर, उनकी तादाद 4 करोड़ है। और ये सब इस वक्त बहुत परेशान हैं और अपने अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के दावे के मुताबिक 91 लाख लोग अपने घरों को पहुंच भी गए हैं। इन 91 लाख लोगों से उनके घरों तक पहुंचने का किराया वसूल किया गया है। ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रही हैं, जबकि इन मज़दूरों की हालत ऐसी नहीं थी कि ये किराया दे सकें, क्योंकि 4 घंटे के अल्टीमेटम पर और मोहलत पर जो लॉकडाउन नाफिज किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें कंपनियों ने खूब हाथ धोए, मज़दूरों को उनका पैसा नहीं दिया, कंपनियां बंद हो गई। इन मज़दूरों को उनके मालिक मकानों ने भी निकाल दिया, उनके पास खाने को कुछ नहीं रहा। सरकार के ये तमाम दावे गलत साबित हुए कि इन तमाम को शेल्टर और खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए ज़रा हम जायज़ा लेते हैं कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले रिट पिटिशन दायर की गई थी और 31 मार्च को वो सुनवाई उसकी हुई चीफ जस्टिस की बेंच में। लेकिन चीफ जस्टिस ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो क्लेम किया उस पर भरोसा करते हुए कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई ऑर्डर्स पास नहीं किए मज़दूरों के ताल्लुक से। लेकिन मुल्क की डिफरेंट हाई कोर्ट्स में पिटिशंस दायर होती रहीं डिफरेंट मज़दूरों की तरफ से और फैसले आते रहे। यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कर्नाटक हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट, मुंबई, इलाहाबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स ने जो डिफरेंट टाइम्स में फ़ैसले दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं स्टेट्स गवर्नमेंट को, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और वो वही हैं जो अब 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जारी की। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पूरे मुल्क पर है और मुल्क की हर अथॉरिटी पर है, लेकिन हाई कोर्ट्स के साथ ऐसा नहीं है। तो इम्पोर्टेंस ये है सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस की जो 28 मई को दी गई हैं कि वो पूरे मुल्क में एक साथ लागू होंगी। लेकिन ये फैसला और ये इंस्ट्रक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को दी हैं, ये बहुत बाद में आई, जब 2 महीने तक पूरे मुल्क की सड़कों पर मज़दूरों का बहुत नुकसान हो गया। 700 से ज़्यादा लोग डिफरेंट हालात में मर गए, कहीं एक्सीडेंट हुआ,
कहीं लोग भूख से मरे, कहीं पानी से तड़पते हुए मरे, कहीं गर्मी से मर गए। ट्रेनें अपने वक्त पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची, कई कई दिनों के बाद पहुंची। ट्रेनों में पानी खाना कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया। तो ये जितनी हाई कोर्ट्स का मैंने नाम लिया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने 12 मई को फैसला किया, बहुत शानदार फैसला था। उन्होंने कहा कि मज़दूरों से किराया न लिया जाए, सख्त ऑब्जर्वेशन दी, और उसके एक दिन बाद कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि हम मज़दूरों से कोई पैसा नहीं लेंगे। हम इस सिलसिले में कर्नाटक हुकूमत को सैल्यूट करते हैं। वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है येदियुरप्पा की, लेकिन उन्होंने ये बहुत अच्छा ऐलान किया, हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट की सख्त हिदायत के बाद किया। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने 11 और 14 मई को 2 अलग अलग पिटीशन में सख्त ऑब्जर्वेशन दी, वो हम आपको अभी डिटेल से बताएंगे। फिर तमिलनाडु ने 21 मई को महाराष्ट्र में जो तमिलनाडु के 400 मजदूर फंसे हुए थे, उसमें स्टेट को बहुत सख्त हिदायत दी। और मैंने अर्ज़ किया कि मुंबई, इलाहाबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स ने भी ऐसे ही ऑर्डर्स जारी किए। मैं इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंट पिटीशंस दायर की गई थी, जिनको चीफ जस्टिस की बेंच या दूसरे जजों की बेंच डिस्पोज ऑफ करती रही, और कोई बहुत ख़ास इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं दिए गए। अगर 2 महीने पहले वो इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए होते तो आज पूरे मुल्क में जो मज़दूरों का हाल है वो नहीं होता, उसमें कुछ तब्दीली होती, मज़दूरों की हालत अच्छी होती। और वही इंस्ट्रक्शंस फिर 28 मई को जारी की गई आखिरकार। इसको फ़ारसी में कहते हैं बादज़ ख़राबी बिस्यार, यानी जब बहुत नुकसान हो गया तो उसके बाद हमें होश आया। 13 अप्रैल को टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मित्रा ने बहुत शानदार जो लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को, उसको सो मोटो लिया गया। उम्मीद बंदी थी कि कोई बेहतरीन फैसला आएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनकर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इसी तरह फिर 1 अप्रैल को भी ऐसी ही एक पिटीशन थी, उसमें भी यही हुआ। उसके बाद डिफरेंट डेट्स में 27 मई तक डिफरेंट पिटीशंस डिस्पोज ऑफ की जाती रही। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि 31 मार्च को तुषार मेहता ने, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये कहा था कि एक तो कोई मज़दूर सड़क पर नहीं है और कोई जाना नहीं चाहता, हम उनको खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरे, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी मज़दूर हैं और जो जाना चाहते हैं, हो सकता है कि इनमें से 1/3 को कोरोना वायरस हो और ये कोरोना वायरस लिए फिर रहे हों। इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ 20 लाख के आसपास मज़दूरों को कोरोना हो सकता है। इस पर हम अपने पिछले कई एपिसोड में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पर कई एक्सपर्ट्स ने बहुत ही सख्त आपत्ति जताई थी और कहा था कि ये गलत बात है। एक तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, दूसरे ये कि कोरोना एयरपोर्ट्स के ज़रिए आया और मज़दूरों का एयरपोर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो गैर मुल्कियों यानी फॉरेनर्स के कांटेक्ट में नहीं आते। तीसरे, जब ये अपने अपने गाँवों को जाएंगे तो ये चूँकि स्टिग्मेटाइजेशन वाली बात है, तो इनके ये जो लोग वापस जाएंगे अपने अपने गाँवों को, इनके साथ बुरा सलूक हो सकता है, और वही हुआ। बहुत से मामलात में गाँव वालों ने दाखिल नहीं होने दिया अपने ही लोगों को, बहुत से मामलात में उनकी पिटाई की गई, बहुत से मामलात में वो उनको कहीं दूर अपने गांव से बाहर शेल्टर लेना पड़ा। इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च से 27 मई तक डिफरेंट पिटीशंस को रिफ्यूज़ किया या डिसमिस किया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, कोई बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए बगैर। आइए मैं जो अब असल बात बताना चाहता हूँ, गुजरात हाई कोर्ट ने 15 रिट पिटीशंस की सुनवाई की थी इन्हीं मज़दूरों के मामलात के ताल्लुक से, लेकिन जो गुजरात हाई कोर्ट ने जो डिफरेंट पिटीशंस पर ऑब्जर्वेशंस दिए, अहमदाबाद मिरर एक अखबार है, उसने बहुत शानदार रिपोर्ट इस सिलसिले में दी थी, उसमें मैं चंद आपको पॉइंट बता देता हूँ। हाईकोर्ट ने माना कि अस्पताल बदबूदार तहखानों में बदल गए हैं। ये मैं गुजरात की बात बता रहा हूँ, और गुजरात में भी अहमदाबाद की, जिसके मॉडल पर पूरे मुल्क में इस वक्त हुकूमत चलाई जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर
3 टर्म में गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने गुजरात के मॉडल को पूरे मुल्क में मशहूर करके वोट मांगा था और अब वो पूरे मुल्क में उनका दावा है कि हम गुजरात मॉडल चला रहे हैं। तो गुजरात का हाल ये है, गुजरात हाई कोर्ट ने माना कि अहमदाबाद के अस्पताल बदबूदार तहखानों में बदल गए हैं और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था प्राइवेट अस्पतालों को कोविड के लिए रिज़र्व रखने का, तो हाई कोर्ट ने माना कि 8 बड़े अमीर अस्पतालों को छोड़ दिया गया। मैं बहुत छोटी छोटी करके बता रहा हूँ। गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर सख्त नाराज़गी जाहिर की कि कोविड के लिए जो आपने रिज़र्व किए प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो इंस्ट्रक्शंस दी उनमें गुजरात के 8 अहमदाबाद के 8 बड़े अस्पतालों को क्यों छोड़ दिया गया। इसी तरह हाई कोर्ट ने बहुत सख्त बात कही कि कोविड के मरीजों को इंसान समझकर उनका इलाज कीजिए, जानवर समझकर नहीं। ये बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन थी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात कितने ख़राब हैं। अहमदाबाद मिरर ने दावा किया कि बहुत से मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल होने के 4 दिन के बाद ही मर जाते हैं। ये बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन है। अब क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, सीनियर डॉक्टर गायब हैं, मरीज़ की जो दस्तावेज़ है, हिस्ट्री है, वो हाथ से लिखी जा रही है, कंप्यूटर में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, गरीबों के इलाज में बहुत ही लापरवाही बरती जा रही है। ये सब वो चीज़ें हैं जो गुजरात हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में आई और गुजरात हाई कोर्ट ने माना कि गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। इसी तरह गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम अचानक अहमदाबाद के अस्पतालों का दौरा करेंगे और सूरत हाल अगर ठीक नहीं हुई तो अस्पताल के स्टाफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात करेंगे। तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि साहब अगर हम टेस्ट कर लेंगे सबका तो 70% आबादी जो है वो पॉजिटिव निकलेगी, यानी इस डर से आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो और इसका मतलब ये भी है कि गुजरात में पूरे मुल्क से ज़्यादा कोविड के मरीज़ हो सकते हैं। तो शायद उसकी वजह यह है कि गुजरात में फरवरी के महीने में नमस्ते ट्रंप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आए थे। शायद इसी वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन में देरी की गई और उसी वजह से केसेस बढ़े। तो एडवोकेट जनरल का ये बयान बहुत ही ख़तरनाक है कि अगर हम सबके टेस्ट कर लेंगे तो 70% आबादी कोविड पॉजिटिव निकल सकती है। अदालत ने कहा कि क्या बेतुकी बात है, ये लोगों को इंसानों की तरह ट्रीट करो, जानवरों की तरह नहीं। इसी तरह अदालत ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में ये वकील ने कहा जिसने पिटीशन दायर की थी कि प्राइवेट अस्पताल कम रेट में टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन 2-4 मरीज़ ही प्राइवेट अस्पतालों को रेफ़र किए जाते हैं। यानी ज़्यादातर मरीज़ ऐसे अस्पतालों को रेफ़र किए जा रहे हैं जहां ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। ये मैं आपको गुजरात मॉडल बता रहा हूं। बताया गया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो 500 टेस्ट रोज़ाना कर सकते हैं अहमदाबाद के, लेकिन उन्हें सिर्फ 40 केस डेली रेफ़र किए जा रहे हैं। यानी 460 केस उनको रेफ़र नहीं किए जा रहे हैं, 40 केस रेफ़र किए जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि गरीबों का वहाँ क्या हाल होगा। वहाँ के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे अहमदाबाद मिरर के मुताबिक, लेकिन उनका फ़ौरन तबादला कर दिया गया चूँकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने के हक़ में थे। तो अब ये सवाल किया जा सकता है कि भाई आखिर गुजरात सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट से क्यों बचना चाहती है, जब आप पूरे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, हमारे प्रधानमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट की वकालत कर रहे हैं, दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, बाकी मुल्क में भी हो रहे हैं, महाराष्ट्र में तो बीजेपी कह रही है कि टेस्ट ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, उसके बावजूद महाराष्ट्र में केसेस सबसे ज़्यादा हैं, गुजरात से भी ज़्यादा हैं। तो फिर गुजरात में बीजेपी क्यों कह रही है कि ज़्यादा टेस्ट नहीं कराएंगे, और जब म्यूनिसिपल कमिश्नर ज़्यादा टेस्ट कराने की बात करते हैं तो उनका आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये मैंने आपको गुजरात के ताल्लुक़ से जो कुछ बताया। बिहार में इस वक्त 17 लाख मज़दूर वापस जा चुके हैं,
यूपी में 25 लाख मजदूर वापस जा चुके हैं, लेकिन बिहार में 17 लाख मजदूरों में से अभी तक सिर्फ 2,500 के टेस्ट हुए हैं। अंदाज़ा लगाइए, बिहार में 17 लाख मजदूर वापस जा चुके हैं, लेकिन टेस्ट कितने के हुए हैं? सिर्फ 2,500 के, जबकि वहाँ बीजेपी की मदद से नीतीश कुमार हुकूमत चला रहे हैं। यूपी में 25 लाख मजदूर वापस जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 टेस्ट हुए हैं, जबकि यूपी में हमारे जो काबिल चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार है। अब मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, 2 महीने में खूब नुकसान हो गया, तो मुल्क के 20 जाने माने वकीलों ने, जिनमें 10 मुंबई के, 10 दिल्ली के थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत सख्त ख़त लिखा 27 मई को, बहुत सख्त। मैं उसको यहाँ कोट भी नहीं कर सकता, चूँकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से बड़ी सख्त बातें लिखी गई हैं। सिर्फ एक बात बता सकता हूँ जो बहुत छोटी है, कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़र्ज़ अदा करने में नाकाम रही है। ये एक बहुत ही कम करके मैंने कम जो बात थी वो बताई है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सख्त बातें कितनी सख्त होंगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटू कॉग्निजेंस लिया और 28 मई को बहुत ही शानदार इंस्ट्रक्शंस दी गई, वही इंस्ट्रक्शंस जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स देती रही हैं और जो 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट को दी जानी चाहिए थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने डिफरेंट पिटीशंस रिफ्यूज़ की या डिस्पोज ऑफ की और ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दी और सेंट्रल गवर्नमेंट पर भरोसा किया। लेकिन अब ये जो बेंच थी जिसने 28 मई को फैसला दिया है और 5 जून को फाइनल हियरिंग होने वाली है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए, उसमें पूरी तफसील बताइए, तो उम्मीद है कि शायद अब कुछ होगा। और सुप्रीम कोर्ट इस बार भी 28 मई को बड़ी सख्त हुई, सख्त सवालात किए गए सरकार से। तो इस बेंच में, ये बेंच ज़रा डिफरेंट थी, मैं बहुत आपको कुछ और नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताता हूँ कि इस बेंच में चीफ जस्टिस नहीं थे, बल्कि इस बेंच में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस M.R. शाह थे। इस बेंच ने ये बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस दी हैं और 5 जून को इसकी फाइनल हियरिंग होनी है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 5 जून को कोई बहुत सख्त हिदायत जारी करेगी और फाइनल फैसला करेगी और हुकूमत से जो गलतियां और कोताहियां हुई हैं उन पर भी कोई बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही इंसाफ से महरूम लोगों की आखिरी उम्मीद है। अब आपको मैं इस पर एक थोड़ा सा कंपैरिजन और करना चाहता हूं, हालांकि हम इस एपिसोड को दूसरे किसी भी ऐसे इशू से पाक रखना चाहते थे या नई बात करना चाहते थे, लेकिन एक कंपैरिजन थोड़ा सा मकसूद है। पूरे मुल्क में तबलीगी जमात के नाम पर किस तरह मुसलमानों को परेशान किया गया। मैं यहाँ तबलीगी जमात के ताल्लुक से ना कोई उसकी तर्जुमानी करूँगा, ना उसका स्पोक्स पर्सन हूँ। अगर तबलीगी जमात से कोई कोताही गलती हुई है तो मुकदमा कायम हो गया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अदालत में है मामला। लेकिन जो पूरे मुल्क में तबलीगी जमात के बेकसूर लोगों को आइसोलेशन सेंटरों में ले जाया गया, उनके टेस्ट किए गए, नेगेटिव पाए गए बहुत सारे, लेकिन दिल्ली सरकार ने अलग एक कॉलम बनाकर तबलीगी जमात वालों को बदनाम किया। 30% केसेस उनके ज़िम्मे लगाए, 70% कहाँ से आए नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा ने एक पिटिशन डाली थी और वो काफ़ी समय के बाद टेकअप हुई। तो 13 अप्रैल को चीफ जस्टिस की बेंच ने उसको सुना। जमीयत उलमा ने प्रेयर की थी कि चैनलों ने तबलीगी जमात के नाम पर जो दहशत मचाई, पूरे मुल्क में मुसलमानों को बदनाम करने की जो मुहिम चलाई, उस पर कदगन लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मीडिया पर कोई कदगन नहीं लगा सकते और 3 हफ्तों का वक्त दिया और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने का ऑर्डर दिया। लेकिन उसके बाद जो नुकसान होना था हो गया, उसके बावजूद चैनलों ने अपना रवैया उसी तरह जारी रखा। फिर 27 मई को जब इस पर फिर सुनवाई हुई तो फिर 2 हफ्तों का वक्त दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत ज़्यादा तफसील से इस केस को सुनना नहीं चाहती थी। दुष्यंत दवे वकील थे, उन्होंने बहुत ही शानदार बातें कहीं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि माय लॉर्ड, ये बहुत सीरियस इशू है, इसको ज़रा आप सीरियसली लीजिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने कई मरतबा ये कहा कि बार बार आप ये बात मत कहिए, हम हर इशू को सीरियस लेते हैं। फिर दुष्यंत दवे ने दोहराया कि पूरे मुल्क में इस वक्त मुसलमानों के ऊपर जो है परेशानियां आई हुई हैं, ख़ासतौर पर गरीब और कमज़ोर मुसलमान परेशान हैं। चैनलों पर आप पाबंदी लगाइए, कोई कदगन लगाइए,
और ये बहुत सीरियस इशू है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर बड़े गुस्से में कहा कि दोबारा ये बात मत कहिएगा। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, हालांकि इस सिलसिले में भी मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन ली। SDPI ने एक पिटिशन डाली थी, उस पर बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी। जमात वालों को ज़मानतें भी मिली, लोकल कोर्ट्स ने जमात वालों को ज़मानतें दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 1000 के करीब जमातियों को ज़मानत दी, लेकिन उनको क्वारंटाइन से निकालकर ये कहा कि कम्युनिटी ही इनका अरेंजमेंट करे, 13 जगहों पर इनको रखा जाए, कम्युनिटी ही इनको खाना पानी दे, यानी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मगर हम उम्मीद करते हैं कि इस सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट को ही कोई फैसला देना चाहिए। अब 2 हफ्तों के बाद इसकी सुनवाई होगी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह मज़दूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं और 5 जून को जिसका फाइनल हियरिंग होगी और फैसला आएगा, उसी तरह 2 हफ्तों के बाद जब जमीयत उलमा की ये पिटीशन आएगी तो उसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही कोई फैसला देगी और इंसाफ जो कटघरे में खुद खड़ा हो गया है इन हालात की वजह से और इस तरह के फैसलों की वजह से, इंसाफ एक मर्तबा फिर इंसाफ का सर बुलंद होगा और पूरी दुनिया में हम लोग नेकनामी हासिल करेंगे। आदाब। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।